नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। लाइव स्ट्रीमिंग को हमने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है। आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है? जल्दी से बता दीजिए ताकि हम क्लास को इस प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में आके आपको एक बार बता देना है कि ऑडियो और वीडियो आपको साफ सुनाई दे रही है। हाँ जी, तो अंजू, अंशु, सम्राट, करण, स्वाति, कृष्णा, हाँ जी, ऑडियो वीडियो सुनाई दे रहा है आपको? जल्दी बताइए, ऑडियो वीडियो सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, क्लियर है? बता दीजिए जी। क्लास को हमने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है। आवाज़ आप क्लियरली सुन पा रहे हैं? जी, आवाज़ क्लियर है? बता दीजिए आप। ऑडियो वीडियो सुन पा रहे हैं? आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, बताइए। क्लास को बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें? जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, सब कुछ बेहतर है, आज की क्लास को आप देख पा रहे होंगे। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास को हम जो ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में आज की हम इस क्लास को आपके लिए कंडक्ट किए हैं, जिसमें जो हमारा मॉडर्न इंडिया का सिलेबस या आप कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक में एक नया टॉपिक आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम आपके सामने लाए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। हाँ जी, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि मैं क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकूं कि आपको ऑडियो वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है, आवाज़ क्लियर है? जी, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो मैसेज आया है उसके हिसाब से मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑडियो और वीडियो साफ़ होगी, सब कुछ बेहतर तरीके से आपको सुनाई दे रहा है, सब कुछ बेहतर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो चलिए हम जो है आज की क्लास को आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, हाँ जी, चलिए। तो इसमें जो है, एक मिनट में ज़रा मैसेज देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ जी, क्लियर है? रजनी, सम्राट, श्रेया, शीतू मौर्य, पायल, अंजू, हेमंत, करण, कविता, मोहम्मद आमिर, ठीक है, दीपक, कृष्णा, सब कुछ क्लियर है? आवाज़ ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है? चलिए, तो हम क्लास को शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्लास हम कर रहे हैं, ये मॉडर्न इंडिया के कंटिन्यूएशन में है। अभी हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, बरेली अभ्युदय योजना वाले, वह सब इस मॉडर्न इंडिया की क्लास को कर रहे हैं। तो इस मॉडर्न इंडिया की क्लास के कंटिन्यूएशन में ही आज हमने इस लाइव क्लास को आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे। हाँ जी, गुड इवनिंग, आप सबको भी गुड इवनिंग। तो अब तक मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, तो अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमने टॉपिक किया था, उसमें हमने यूरोपीय कंपनी आगमन के बारे में बात किया था। यूरोपीय कंपनी आगमन के बारे में बात किया था, ये हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद जो है हमने 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति, 18 सेंचुरी पॉलिटिकल सिचुएशन, 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति, इसके बारे में चर्चा किया था कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व हुआ, किस तरीके से लेटर मुगल्स का जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है, और किस तरीके से धीरे धीरे भारत में अंग्रेज अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले रहे हैं, किस तरीके से इसमें सारा घटनाक्रम देखने को मिला है ना। ब्रिटिश प्रभुत्व वगैरह के बारे में चर्चा किया था। फिर उसके बाद हमने आपसे बात किया था इसकी अनुक्रिया प्रतिक्रिया के बारे में कि अंग्रेजी शासन को लेकर जो
आप कह सकते हैं अंग्रेजी शासन को लेकर जो रेस्पॉन्स और रिएक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता है। इसमें दो पक्षों के बारे में हमने बात किया था। एक बात किया था आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, एक हमने बात किया था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इस पे बात किया था। फिर उसके बाद हमने बात किया था विविध प्रकार के विद्रोहों के बारे में, जिसमें 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण परिघटना है, या आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, इस पे हमने थोड़ा बहुत बात किया था और हमने कोशिश की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसमें शामिल कर सकें। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अनुक्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बात किया। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा, इसके बाद हमने जो किया उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, हमने आपको फिर बताया कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं, अब इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 1858 के बाद के इतिहास पर, 1858 के बाद के इतिहास पर। ठीक है, इसमें मोटे तौर पर इसे राष्ट्रवाद के काल के तौर पर जाना जाता है। ये जो है एरा ऑफ नेशनलिज्म है, और ये जो राष्ट्रवाद का काल है इसको अध्ययन की सुविधा के हिसाब से अलग अलग चरणों में बांट के देखते हैं। जैसे कि इसमें एक जो काल है वो 1858 से 1885 का है, दूसरा जो काल है वो 1885 से 1905 है, फिर 1905 से, ठीक है, फिर 1905 से 1915, 1905 से 1915 और 1915 से 1947। इस तरीके से जो है मैंने आपको डिवीज़न बताया था। और आपको याद होगा कि हम राष्ट्रवाद का विकास किस तरीके से देखे थे, तो मैंने एक चार्ट बना के आपको बताया था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, अभी तो पहले इसको समझा दीजिए, समझा देते हैं। ठीक, तो आपको याद होगा कि हमने जो इसमें जो राष्ट्रवाद को समझाने का प्रयास किया था वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें हमने राष्ट्रवाद की संकल्पना पर चर्चा की थी यूं करके। फिर इसमें जो है हमने बताया था कि इसका सबसे पहले विचार देखने को मिलता है, फिर जो है इसमें हम इसका प्रसार देखते हैं, फिर भारत में इसका प्रसार होगा और इसमें ब्रिटिश की भूमिका है। व्हाट वाज द रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और फिर उसके बाद जो है इसमें भारतीयों की प्रतिक्रिया कैसे रही, भारतीयों की प्रतिक्रिया कैसे रही और भारतीयों ने इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया। तो पूरा जो आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसको धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि इसमें जो विकास देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का है कि 1858 से लेकर 1885 के काल में जो डेवलपमेंट देखने को मिला उसे आद्य राष्ट्रवाद का काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे आद्य राष्ट्रवाद का काल कहते हैं, आद्य राष्ट्रवाद का काल कहते हैं। यानी ये शुरुआत में जो है, ठीक है, यानी ये जो है शुरुआत में राष्ट्रवाद बहुत सीमित स्तर पे देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लोगों तक इसका प्रसार नहीं हुआ। अभी लोग धीरे धीरे जो है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या धीरे धीरे इससे परिचित हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वह है कांग्रेस की स्थापना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है इसमें गठन हुआ, कांग्रेस की स्थापना देखने को मिली। और इसमें कांग्रेस की स्थापना का जो पहला चरण है उसे हम उदारवादी काल के रूप में जानते हैं। ये क्या है, उदारवादी चरण है। इस काल के जो लीडर्स हैं वो मॉडरेट्स हैं, वो काफ़ी आप कह सकते हैं उदारता से, काफ़ी प्यार से, काफ़ी आप कह सकते हैं बेहतर तरीके से वह जो है अंग्रेज़ों के समक्ष अपनी डिमांड को रखते हैं। अब इसमें समस्या क्या देखने को मिली, समस्या ये देखने को मिली कि धीरे धीरे जो कांग्रेस की राजनीति के शुरुआती 20 साल हैं, 20 साल तक होते होते कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरा वर्ग उभर के आ गया और उसका ये मानना था कि उदारवादी राजनीति जो है, ठीक है, उदारवादी राजनीति जो है वह क्या हो जाएगी, अब बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। तो इसका परिणाम ये देखने को मिला कि 1905 से हम कांग्रेस के भीतर ही एक उग्रवाद, ठीक है, कांग्रेस के भीतर ही एक उग्रवाद के चरण को स्थापित होता पाते हैं। यानी अब कांग्रेस के भीतर एक दूसरी प्रकार की लीडरशिप उभर के आई जिनको मिलिटेंट्स कहते हैं या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें बिपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, अरविंद घोष हैं। और ये जो लीडर्स हैं ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ों से अगर हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए दूसरे तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है।
और इसका तात्कालिक कारण आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, इसका तात्कालिक कारण है आपका बंगाल का विभाजन। इसका तात्कालिक कारण क्या है? तो 1905 में बंगाल का विभाजन इसका सबसे तात्कालिक कारण बना। और बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में कौन से आंदोलन को आप देखते हैं, कौन से आंदोलन का उदाहरण देखने को मिलता है? तो उसे बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट क्या है, बंग भंग आंदोलन क्या है, इसके कारण क्या थे, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है, इसमें किस किस क्षेत्र में कैसा कैसा डेवलपमेंट रहा, तो स्वराज को लेकर क्या विकास हुआ, स्वशासन को लेकर क्या विकास हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर क्या विकास हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इसमें स्वदेशी को लेकर क्या विकास हुआ, बहिष्कार को लेकर क्या विकास हुआ, कला के क्षेत्र में किस तरीके का विकास देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने इसमें बात किया था कि ब्रिटिश प्रतिक्रिया कैसे देखने को मिलती है। तो ब्रिटिश प्रतिक्रिया में मैंने आपको बताया था, जब अंग्रेजों को लगा कि बंगाल विभाजन हमारे लिए बैकफायर कर गया है, तो वह उस राजनीति की तरफ चले गए जो उनके लिए सबसे आसान था, यानी अब वो बांटो और राज करो, ठीक है, बांटो और राज करो की नीति की तरफ चले गए। इसका उदाहरण क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो उन्होंने धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया, हिंदू और मुसलमानों को। इसके लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि उन्होंने उदारवादी और उग्रवादी उन दोनों में भी जो है मतभेद डालने का प्रयास किया। संवैधानिक सुधारों का जो है आप कह सकते हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं उसे लुभाया, उनको एक तरीके से जो उनको चारा डाला, उनको कहा कि संवैधानिक सुधार करने वाले हैं तो आप आंदोलन को ज़्यादा विस्तारित ना कीजिए। इससे हुआ क्या कि आंदोलनकारियों के मध्य, हाँ जी ठीक है, आंदोलनकारियों के मध्य जो है मतभेद हो गया। और स्पेशली 1906 के कांग्रेस अधिवेशन तक आते आते उदारवादी अब इस बात पे विचार कर रहा है कि क्या स्वदेशी बहिष्कार बंगभंग मूवमेंट को पूरे भारत में स्प्रेड किया जाना चाहिए, किया जो है हम उसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखें। और ये विवाद कहाँ पे देखने को मिला? तो ये अध्यक्ष पद को लेकर मिला। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगले अध्यक्ष पे जब विवाद हुआ तो दादा भाई नौरोजी को बुला के ले आए, वो इंग्लैंड से। लेकिन जब 1907 में अध्यक्ष पद की दावेदारी हुई तो आंदोलनकारियों ने या आप कह सकते हैं उदारवादियों ने अपनी राजनीति चलाकर अपने व्यक्ति को, रासबिहारी घोष जी को अध्यक्ष बना दिया। उग्रवादियों को ये बात पसंद नहीं आई और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। उग्रवादी और उदारवादी के बीच कांग्रेस दो भाटे में बंट गई। ठीक है, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, रिवीजन मैंने इसलिए किया ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। अब आपको ध्यान रखना है कि 1907 तक आते आते या 1909 तक आते आते स्थिति ये हो चुकी है कि कांग्रेस विभाजित है, हिंदू मुस्लिमों में जो है सांप्रदायिक दंगों की स्थिति देखने को मिल रही है। उदारवादी राजनीति जो पहले से चली आ रही थी अब वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। और अंग्रेजों ने जो संवैधानिक सुधार वगैरह भी किए हैं, जिसे पार्लियामेंटो सुधार वगैरह कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्षम तरीके से लागू नहीं हुए। उसमें भी जो है हिंदुओं और मुस्लिमों का बंटवारा देखने को मिला। तो इसका प्रभाव युवा वर्ग पे क्या पड़ेगा? ठीक है, इसका प्रभाव जो है, जो युवा वर्ग है, जो नई आकांक्षाएं देख रहा है, जो नेतृत्व के लिए उदारवाद की तरफ या उग्रवाद की तरफ देख रहा है, जब उसको इस बात से, सारी की सारी चीज़ों से जब उसको निराशा हासिल हुई, तब बहुत सारे भारत में युवा जो व्यक्ति हैं वो क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ मुड़ गए। तो यही जो है आपकी क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि है। आप देख सकते हैं ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसके प्रथम चरण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब ये जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण है, इसका बैकग्राउंड बताने के लिए ही मैंने आपको पूरा, आप याद रख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है मैंने आपको एक पूरा बैकग्राउंड बताया कि किस तरीके से नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था। कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल है कि भारत में हो क्या रहा था। भारत में ये हो रहा था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि बेहतर ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ेगा, लेकिन शुरुआती 20 साल जो उदारवादियों के रहे वो बहुत ज़्यादा सफल करने वाले नहीं थे। इसकी प्रतिक्रिया में उग्रवादियों का एक दल उभर के आया, उग्रवादियों का एक गुट उभर के आया, लाल बाल पाल आदि के नेतृत्व में। उनके नेतृत्व में जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन देखने को मिला। लेकिन इनके साथ भी समस्या ये पैदा हो गई कि ये युवाओं को बेहतर प्रकार का नेतृत्व नहीं दे सके। परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने इनके खिलाफ कर दी कार्रवाई। बहुत सारे नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या बहुत सारे नेताओं को निर्वासित कर दिया गया। कुछ ने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो युवा वर्ग इस पूरी पृष्ठभूमि में क्या करे? तो युवा वर्ग को चाहिए था एक नेतृत्व,
युवा वर्ग को चाहिए था तुरंत परिणाम, तो वो सारे के सारे युवा मुल गए आपके किसकी तरफ, तो वो चले गए आपके क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ। तो इसी क्रांतिकारी आंदोलन को हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है, जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि पृष्ठभूमि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, जो हमारी क्लास में ऑफलाइन की क्लास में रेगुलर रहे होंगे। ठीक है, हाँ जो हमारे, हाँ जी हाँ जी, जो हमारे क्लासरूम में रेगुलर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं उनको ये सारी पृष्ठभूमि समझ में आई होगी, बाकी स्टूडेंट ने भी पढ़ाई होगा। तो अब हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण पर आज हम आपसे बात करेंगे। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्रांतिकारियों को समझते होंगे, क्रांतिकारियों के जो है विविध प्रकार के आयामों को समझते होंगे। हालांकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण को लेकर ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण को लेकर उनमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, हमारे पास अभी 36 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमने ये जो थंबनेल लगा रखा है, इसमें कौन से क्रांतिकारी की तस्वीर लगी हुई है, तो क्या लगता है आपको कौन से क्रांतिकारी हैं ये? ठीक है, कि हमने ऐसी रैंडम लगा दिया। ठीक, यहाँ पे आपको थंबनेल में 2 लोगों की तस्वीर मिलेगी। एक तो ये मेरी तस्वीर है, ठीक है, मेरा नाम भी सुखदेव है, लेकिन मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ। ठीक, और वैसे भी सुखदेव जो थे वो क्रांतिकारी वो दूसरे चरण वाले थे। ठीक है, तो इनको तो हटा देते हैं। इनके बारे में बताइए, ये क्रांतिकारी जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है? ठीक है, आप में से कोई इन्हें पहचानता है कि आपको लगा कि ऐसी लगा दिया इन्होंने फोटो? बताइए। सबसे पहले तो इसी से शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको? सम्राट, रजनी, उमेश, कविता कुमारी कह रही यस सर। यस सर, आंसर बताइए। अच्छा, दीपक कह रहे हैं राज बिहारी बोस है। ओके, और बताइए बाकी को क्या लगता है? ठीक है, आई थिंक, अच्छा ओके, और बाकी स्टूडेंट का क्या कह रहे हैं? भानु सिंह कह रहे हैं खुदीराम बोस है। ओके, सम्राट कह रहा है राज बिहारी बोस। अच्छा, हैं दोनों बोस ही। और कोई स्टूडेंट क्या लगता है उनको? किस क्रांतिकारी की तस्वीर है? किस क्रांतिकारी के बारे में बात हो रही है, या कौन से क्रांतिकारी की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है? ठीक है, ज़्यादातर क्रांतिकारी जो हैं वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन पे तो बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं मूवीज़ वगैरह भी बनी हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन से क्रांतिकारी हैं? आपने ही आंसर बता दिया। अच्छा, कौन सा आंसर बता दिया भाई, बताइए कौन है ये? क्या लगता है आपको? खुदीराम बोस, जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था, कह सकते हैं सबसे कम उम्र में दिया गया था। करण सिंह कह रहे हैं खुदीराम बोस। और बताइए, और बाकी स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट बताइए, जो क्लास ले रहे हैं अभी, जल्दी बताइए। रजनी, खुदीराम बोस। अच्छा, और बाकी स्टूडेंट को क्या लगता है? बाकी स्टूडेंट को मतलब नहीं, हटाओ छोड़ो, होंगे कोई? हाँ जी, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, हालांकि आंसर तो 2 ही आए, एक को कह रहे हैं राज बिहारी, एक कह रहे हैं खुदीराम। नेहा जी कह रही हैं खुदीराम बोस हैं। ठीक है, खुदीराम बॉस। अच्छा, खुदीराम बॉस हैं ये। ठीक है, और बताइए। ठीक है, सोहन कह रहे हैं एम है। एम मतलब आप खुद। ठीक है, खुदीराम बोस। और बताइए बाकी स्टूडेंट का क्या कहना है भाई, जल्दी बताइए ताकि हम शुरू कर सकें। हाँ जी, अंजू देवरी, खुदीराम बोस। अच्छा, सबने एक का नाम पकड़ लिया है, खुदीराम बोस। और बताइए, खुदीराम बोस ही लग रहे हैं। अच्छा, आपने देख रखा है खुदीराम बोस जी को। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये खुदीराम बोस ही हैं। जैसा कि सम्राट जी कह रहे हैं कि ये सबसे कम उम्र में जो है फांसी पे चढ़ने वाले क्रांतिकारियों में से थे, तो बात ठीक है। और यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन के चरण से। हालांकि और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए, आप याद रखिएगा, जब हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात करते हैं, जब हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन में, हाँ जी, सबसे पहले, हाँ जी, हाँ जी, क्रांतिकारी आंदोलन में, हाँ जी, क्रांतिकारी आंदोलन में आप याद रखिएगा कि इसमें क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें कौन कौन सी बातें जो हैं हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें
इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई द, व्हाट डू वी मीन बाई द, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हम इससे क्या तात्पर्य समझते हैं, इसका मतलब क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन का तात्पर्य क्या है। दूसरा जो है हम करेंगे कि इसके विविध चरण किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, इसके अलग अलग चरण हमें किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तीसरा चीज क्या है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार के या उद्भव के कारण क्या रहे, आखिर वो क्या रीजन रहे जिसके चलते क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में विविध प्रकार के उदाहरण क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन से क्रांतिकारी जो हैं वह हमारे भारत में देखने को मिले, यानी विविध क्षेत्रों में, ऐसे याद कर सकते हैं, विविध क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में, विविध क्षेत्रों में इसका प्रसार कैसे हुआ। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे पहले देखा गया, फिर उसके बाद है इसका बंगाल या कलकत्ता, फिर हम इसका उदाहरण जो है पंजाब में देखते हैं। ठीक, इसका उदाहरण जो है हम दक्षिण भारत में भी देखते हैं। ठीक, और साथ ही साथ हम इसका जो उदाहरण है वो विदेश में भी देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे देखते हैं, विदेश में भी देखते हैं। मतलब पहले चरण में देश के अलग अलग हिस्सों में आप इसका उदाहरण देखेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में, दक्षिण भारत में, विदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रसार देखने को मिला। अब इसी में जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो है इससे संबंधित, वो है इसका, आप याद रख सकते हैं, उसमें याद रखेंगे इनके कार्यक्रम क्या थे, आखिर ये करना क्या चाहते थे, इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, कार्यक्रम क्या था, आप क्या करना चाहते थे, ये उद्देश्य क्या था। ठीक है, याद रखिएगा कार्यक्रम के बारे में। फिर उसके बाद अगला चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इनकी सफलता या असफलता, सफलता या असफलता, ठीक, इसके कारक क्या रहे। ठीक है, व्हाट वर द डिफरेंट फैक्टर्स इन रिलेशन टू द सक्सेस, और यू कैन से द फेल्योर और द लिमिटेशंस, व्हाट वर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू इट। ठीक है, इनकी सफलता या असफलता के कारक किस प्रकार के रहे, किस तरीके से इनका प्रसार देखने को मिला। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया इसका एक मोटा मोटा, एक आप कह सकते हैं पहलू क्रांतिकारी आंदोलन में। सबसे पहले इसका तात्पर्य, फिर इसके विविध चरण, फिर इसके कारण, फिर इसका विविध क्षेत्रों में प्रसार, जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत और विदेश, और फिर इससे रिलेटेड कुछ कार्यक्रम, सफलता असफलता के कारक, या फिर आप इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इनका योगदान, जो मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। सफलता असफलता के कारक में ही आ जाएगा इनका योगदान, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, पंजाब के पास क्या लिखा, ठीक है, पंजाब के पास लिखा है दक्षिण भारत। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखा होगा तो याद कर लीजिएगा, पंजाब के पास लिखा है दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत, फिर विदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत और विदेश। ठीक है, इंडियन क्लास कह रहे हैं मैडम भीका जी कामा, सही बात है, बहुत सारे लोग थे, श्याम जी के वर्मा, मैडम भीका जी कामा। ठीक, उसके अलावा जिमरमैन प्लान है, इसके अलावा जो है आपके और भी बहुत सारे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सारे की सारी चीज़ हम इसमें करेंगे। अब देखिए एक एक करके जो है मैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले सबसे पहले इसकी एक बेसिक आपको जो है आइडिया बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा बहुत कहानी आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो हम जो है इससे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कहानी क्या है, कहानी बहुत सिंपल है। ठीक है, एकदम क्लियर जो है मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कहानी इसकी एकदम क्लियर है। कहानी क्या है, कहानी यह है कि भारत में 1858 के बाद राष्ट्रवाद का प्रसार हो चुका था। राष्ट्रवाद का प्रसार शुरुआत में सीमित था, यानी वो आद्य राष्ट्रवाद के चरण में था, काफ़ी सीमित राष्ट्रवाद का चरण था। इसका भारत में सबसे अच्छा उदाहरण क्या देखने को मिलता है, आप सब जानते ही होंगे, वेरियस काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण हुआ, अलग अलग प्रकार के राजनीतिक संगठनों का निर्माण हम देखते हैं। इन राजनीतिक संगठनों का निर्माण जो हुआ वो आपका बंगाल के क्षेत्र में हुआ, बम्बई के क्षेत्र में हुआ, मद्रास के क्षेत्र में हुआ, लंदन में भी हुआ।
और 1858 और उसके पहले के काल से जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, धीरे धीरे विकसित होते 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 1885 में कांग्रेस के निर्माण की तरफ चले गए। अभी जो कांग्रेस का निर्माण हुआ उससे अपेक्षा की जा रही थी कि वह राष्ट्रीय आंदोलन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगा। ऐसा हुआ भी। शुरुआत के जो 20 साल हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो उदारवादी चरण के रूप में देखने को मिलते हैं, यानी एक मॉडरेट फेज है। अभी जो मॉडरेट फेज के जो लीडर्स हैं उनके बारे में ये कहा गया, या उनकी एक सीमा ये देखी गई कि बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा नहीं दे सके, क्योंकि अंग्रेज इनकी बहुत सारी बात नहीं माना। तो हुआ क्या कि 1905 तक आते आते भारतीय राष्ट्रवादियों के मन में आया कि अब उदारवादी पॉलिटिक्स जो है वह सफल नहीं रह गई है। नाउ वी नीड टू अडॉप्ट अनदर काइंड ऑफ मेजर्स, एंड देयर केम द, यू कैन से, द सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज कॉल्ड द, यू कैन से, द एक्सट्रीमिस्ट फेज और द मिलिटेंट फेज। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी चरण का उत्थान हुआ। ये जो उग्रवादी चरण है, ठीक है, इस उग्रवादी चरण में आप याद रखिएगा लाल बाल पाल आदि के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ी, लेकिन अंग्रेजी सरकार भी तैयार बैठी थी, उसने भी अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट कर दी। यानी समस्या क्या हुआ? समस्या ये हुआ कि अब क्रांतिकारियों के समक्ष है नेतृत्व का अभाव। बहुत सारे लीडर्स को या तो जेल में डाल दिया गया है या उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि करें थी क्या करें। तो ऐसी दिशा में ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि क्रांतिकारी आंदोलन से तात्पर्य क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक है, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन या क्रांतिकारी विचारधारा, ये है क्या? तो ये बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, ये एक प्रकार की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, एक प्रकार की जो है ये क्रांतिकारी विचारधारा है। यानी क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है कि ये तीव्र परिवर्तन चाहते हैं, इन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर रूल और दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर फ्रीडम, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यह कांग्रेसी लीडर्स के समान लंबे समय में धीरे धीरे क्रमिक रूप से होने वाली स्वतंत्रता या स्वराज की प्राप्ति में विश्वास नहीं करते हैं, इन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो क्रांतिकारी भारत में अगर अंग्रेजों को भगाने की इच्छा रखेगा, अगर जो है स्वराज स्थापित करने की इच्छा रखेगा, तो इसके लिए उन्होंने किस तरीके के मेथड अप्रोच किए हैं? तो इन्होंने त्वरित परिवर्तन लाने के लिए उसे कहते हैं बम और पिस्तौल की राजनीति को अडॉप्ट किया, ठीक है, बम और पिस्तौल की राजनीति को इन्होंने अडॉप्ट किया। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जब हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की धारा के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसी धारा है जो कांग्रेस के मूवमेंट के, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट के पैरेलली समानांतर रूप से विकसित हो रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत में तुरंत स्वतंत्रता हासिल करना, या क्रमिक रूप में नहीं, तुरंत स्वतंत्रता हासिल करना, तुरंत परिवर्तन को प्राप्त करना। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया उसे कहा जा सकता है कि यह एक तरीके से बम और पिस्तौल की राजनीति थी। इसके माध्यम से क्रांतिकारी जो है तुरंत ही परिवर्तन को चाहते थे, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन का तात्पर्य क्या हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन के तात्पर्य एक ऐसे आंदोलन की धारा से है जिसमें युवा वर्ग या इसमें शामिल जो भी लोग थे वह भारत से अंग्रेजों का शासन तुरंत खत्म कर देना चाहते थे, और उनका यह आशय था कि हम इस तरीके से भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म करेंगे कि उनके मन में या तो हम भय पैदा करेंगे या उनको मजबूर कर देंगे भारत छोड़ने के लिए। और इसके लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया उसे बम या पिस्तौल की राजनीति कहते हैं, या फिर जो है इन्होंने अधिकारियों की हत्या करने का, ठीक है, अधिकारियों की हत्या करने का प्लान बनाया। इन्होंने जो है उसे लूट कहते थे, स्वदेशी लूट का मार्ग अपनाया, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने विदेशी ताकतों से, ठीक है, विदेशी ताकतों से, विदेशी ताकत से साठगांठ करके, या फिर आप कह सकते हैं सहयोग लेके, विदेशी ताकत से साठगांठ करके या सहयोग लेके सत्ता पलटने की जो है प्लान को बनाया। मैं आपको फिर से बता देता हूं,
कि क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब क्या है। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब एक ऐसी राजनीतिक धारा से है जिसमें तुरंत एकाएक त्वरित परिवर्तन पर बल दिया गया, अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की बात की, और इसके लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया वो बम और पिस्तौल की राजनीति थी। इसके तहत उन्होंने जो है अधिकारियों की हत्या या स्वदेशी लूटपाट, डकैती, विदेशी ताकतों के साथ सहयोग के माध्यम से अंग्रेजों की सत्ता पलटने का एक रणनीति बनाया। और इसके उदाहरण जो है हमें देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं, और ये भारत में जो है अलग अलग चरणों में विकसित हुआ है। ठीक है, तो तात्पर्य मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि क्रांतिकारी आंदोलन का तात्पर्य क्या है। अब दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वह अलग अलग चरणों में विकसित हुआ है। जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस फेजेस, और यू कैन से दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस इन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के जो चरण है उसको परंपरागत तौर पर, ठीक है, परंपरागत तौर पर दो भाग में डिवाइड किया जाता है। ठीक, और एक अन्य जो वर्गीकरण है, ठीक है, एक अन्य जो वर्गीकरण है उसमें इसको तीन भाग में डिवाइड करके देखा जाता है। तो आप याद रखिएगा, जो पुरानी बुक्स हैं जैसे कि विपिन चंद्र और दूसरी जो पुरानी बुक्स मिलेंगी आपको, उसमें आपको जो है देखने को मिलेगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण हैं। हालांकि हाल के वर्षों में 5, 10, 15 सालों में कुछ नया प्रकार का वर्गीकरण देखने को मिला है, जिसमें कई बुक्स में, कई आप कह सकते हैं स्कॉलरशिप्स में, यहाँ पे आपको तीन तरीके के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 वर्गीकरण है, ये डिपेंड करता है किस प्रकार की बुक आप पढ़ते हैं। जो रीसेंट डिवीजन है उसमें 3 तरीके के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो पहला चरण है वो माना जाता है कि 1890 के दशक से लगभग 1917-18 तक चला, यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक चला। ये फर्स्ट फेज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। 1890 के दशक से 1917-18 तक देखने को मिला। ठीक है, पहला चरण कौन सा है, 1890 के दशक से 1917-18 तक। फिर उसके बाद जो उसका दूसरा वर्गीकरण है वो माना जाता है यह शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद। असहयोग आंदोलन की वापसी जब हो गई 1922 में, ठीक है, उससे जो है ये लगभग 1936-37 तक देखा गया। ठीक है, 1935, 36, 37 तक ये चला। ठीक है, मतलब पहला फेज क्या है, पहला फेज है 1890 के दशक से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर। दूसरा जो चरण है वो भारत में असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद से 1935, 1936 तक। और जो तीसरा चरण जो कई अभी बुक्स में मिलने लगा है, पहले की बुक्स में नहीं देखने को मिलता था, वो तीसरा चरण जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एरा में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एरा में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी 1940 के दशक में। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है हमारा आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। तो कई सारे जो विद्वान हैं, जो आज के स्कॉलरशिप्स हैं, कई सारे जो विद्वान हैं, जो आज के बहुत सारे आप कह सकते हैं बुक्स हैं, रीसेंट जो बुक्स हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को भी क्रांतिकारी आंदोलन के एक चरण के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, हालांकि पुरानी बुक्स में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन हाल के वर्षों में आपने खुद ही पढ़ा होगा कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी राजनीति पर बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है, पहले जो है बहुत ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो है आप कह सकते हैं बुक्स वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं कि मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह, ठीक है, वह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में सुभाष चंद्र बोस और उनकी राजनीति को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुआ है। इसी वजह से जो रिसेंट बुक्स आपकी पब्लिश हुई हैं, जो रिसेंट स्कॉलरशिप्स है, स्पेशली जो बंगाल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है, उसमें सुभाष चंद्र बोस और उनकी राजनीति और उनके क्रांतिकारी आंदोलन को खूब हाईलाइट किया जाता है। यही कारण है कि अब क्रांतिकारी आंदोलन के तीसरे चरण में सुभाष चंद्र बोस और उनकी राजनीति पे काफ़ी बल है। ठीक है, तो अगर आप परंपरागत बुक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके 2 चरण हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट स्कॉलरशिप की तरफ जाएंगे, ठीक है,
रीसेंट स्कॉलरशिप की तरफ जाएंगे या न्यू बुक्स की तरफ जाएंगे तो उसमें तीसरे चरण के तौर पे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को भी क्रांतिकारी आंदोलन की धारा में ही रखा जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास या चरण देखने को मिला। ठीक, अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका कारण क्या रहा, ठीक, इसका कारण क्या रहा कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन के कारण क्या है, तो मैंने आपको बताया था क्रांतिकारी आंदोलन के कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो आप याद रखेंगे, वो है युवा वर्ग का असंतोष। सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है युवा वर्ग का असंतोष। ठीक है, जब भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार, ठीक है, जब भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार देखने को मिला, तब युवा वर्ग की उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही हम अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो जाएंगे और जल्द ही हमारा खुद का शासन स्थापित होगा। लेकिन जो कांग्रेस लीडरशिप है, या आप कह सकते हैं कि जो वयोवृद्ध नेता हैं, या आप कह सकते हैं अनुभवी नेता हैं, वो इस तरीके से नहीं सोचते। उन्हें लग रहा था कि आज़ादी जो है या जो भी है स्वशासन धीरे धीरे प्राप्त होगा। तो इस धीरे धीरे की राजनीति में युवा वर्ग को लगता था कि हमारा तो नंबर ही नहीं आ पाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। तो युवा वर्ग का असंतोष था स्पेशली कांग्रेस लीडरशिप से। ठीक है, युवा वर्ग जो है वो असंतुष्ट है कांग्रेस लीडरशिप से और वो चाहता है त्वरित परिणाम। उसे चाहिए कि भाई आज ही आज, ठीक है, आज के आज ही जो है हमें रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, आज ही फॉर्म भरा है, आज ही रिजल्ट आ जाए, आज ही आईएएस बन जाए। ठीक है, उस टाइप का ये तुरंत परिणाम की तरफ जा रहा है। और जब उसको कांग्रेस की राजनीति में लगा कि नहीं भाई इतनी जल्दी तो आज़ादी इनके हिसाब से नहीं मिलेगी, तो कुछ और ही चाह रहे हैं, तब इन्हें लगा कि नहीं अब हमें खुद से कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे आर्थिक कारक भी थे। ठीक है, इसमें बहुत सारे आर्थिक कारक भी थे, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत का जो शासन है अंग्रेजी शासन, उसको औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द, यू कैन से द काइंड ऑफ रूल विच वॉज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। ठीक है, विच वॉज कॉलोनियलिस्ट इन नेचर, और दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के अंग्रेजी शासन को, औपनिवेशिक शासन को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 1757 से लेकर 1813 का काल वणिकवाद का काल है, 1813 से 1858 का काल औद्योगिक पूंजीवाद का काल है, और 1858 के बाद का काल वित्तीय पूंजीवाद का काल है। ठीक है, इस पूरे काल में अंग्रेज जो है भारत का शोषण कर रहा है। और जब भारतीय शोषण के बारे में, ठीक है, भारतीय शोषण के बारे में जब लोग जान गया, ठीक है, कांग्रेस की लीडरशिप ने ही आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत सबको बताया कि किस तरीके से भारत का शोषण हो रहा है, और जब युवा वर्ग को इसके बारे में पता चल गया तो उन्हें कांग्रेस की लीडरशिप पे और गुस्सा आया। उन्हें लगा कि इन्हें तो सब कुछ मालूम है, इसके बावजूद भी जो है ये अंग्रेजों के साथ जाने को तैयार बैठे हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहे, ये अंग्रेजों को जो है भगाने की नीति पर काम नहीं कर रहे, तो क्यों इनके साथ रहना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों को कांग्रेस की लीडरशिप में भरोसा ही नहीं रह गया। उन्हें लगा कि अंग्रेजी शासन जो औपनिवेशिक है, अंग्रेजी शासन जो शोषणकारी है, तो जब तक उसको विद्रोह करके, जब तक उसको फोर्सफुली, जब तक उसको जो है आप कह सकते हैं बल के आधार पर भगाया नहीं जाएगा, तब तक वो जो है देश से नहीं जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई चाहे हिंसा करो, चाहे बम मारो, चाहे जो है गोली मारो, चाहे जो है हत्या करो, चाहे डकैती डालो, चाहे अंग्रेजी राज के साथ, अंग्रेजी राज के खिलाफ दूसरे देशों के साथ सहयोग करो, बट इन्हें भगाओ। ठीक है, तो इस तरीके की नीति पर क्रांतिकारी आपके अमल करने लगे। ठीक है, आर्थिक कारक में एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज हैं। इसमें जो है आप याद रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स के बारे में भी, इसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे, अंतर्राष्ट्रीय कारक। अब इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या हैं, तो 1890 के दशक में और आप कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में यह देखने को मिला कि जो अंग्रेजी शासन इस बात का दावा करता था, जो अंग्रेजी शासन इस बात का दावा करता था दैट वी आर इनविंसिबल, वी कैन नॉट बी डिफीटेड। ठीक है, हम जो है हराए नहीं जा सकते, और हम पे जो है शासन इस तरीके से है कि कोई हम पे शक नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें अब टूटने लगी। जो यूरोपियन आप कह सकते हैं हेजीमनी थी, या आप कह सकते हैं यूरोपियन इनविंसिबिलिटी थी, वो टूटने लगी। कुछ छोटे छोटे देश
अब जो है यूरोपियन सत्ताओं को हराने लगे। जैसे कि उदाहरण आपको याद होगा 1896 में, ठीक है, 1896 में, 1896 में, 1896 में क्या हुआ? तो 1896 में मोटे तौर पर आप याद रखेंगे, इटली को, जो एक यूरोपियन कंट्री था, उसको आज का इथोपिया, जो उस समय अबिसीनिया के नाम से जाना जाता था, इटली को अबिसीनिया ने हरा दिया। ठीक है, अबिसीनिया एक छोटा सा देश था, ठीक है, इथोपिया एक छोटा सा देश था, वह अफ्रीकन कंट्री था, इट वाज नॉट वेरी डेवलप्ड, ठीक है, इट वाज बेसिकली अ कॉलोनी टाइप, यह जो है अधीनस्थ करने के लिए इसके ऊपर इटली ने आक्रमण किया, और आश्चर्य स्वरूप ये देखा गया कि अबिसीनिया ने इटली को हरा दिया। तो लोगों के मन में आया कि अरे, जब अबिसीनिया जैसा छोटा सा देश जो है वह अपनी स्वतंत्रता के लिए एक यूरोपियन कंट्री को हरा सकता है, तो वाई नॉट वी, ठीक है, हम क्यों नहीं हरा सकते? तो बात उठने लगी कि बिल्कुल हराएंगे। ठीक इसी तरीके से 1905 का आप एक उदाहरण याद रख सकते हैं, 1905 का, कि इसमें क्या हुआ कि जापान जैसे एक छोटे से देश ने, जापान जैसे एक छोटे से देश ने रूस को हरा दिया। ठीक है, रशिया को उन्होंने हरा दिया। यानी जापान जो एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, एशियन कंट्री है, उसने रशिया जैसे बिग राज्य को, दुनिया का सबसे बड़ा अभी भी क्षेत्रफल के आधार पर वो देश है, तो इतने बड़े देश को उन्होंने हरा दिया। तो जब जापान ने जो है रशिया को हरा दिया, तब भारतीयों को लगा कि अरे, हम क्यों नहीं हरा सकते भाई, हम भी इनको हराएंगे, और इसके लिए चाहे हमें हिंसा का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन हम इस हिंसा का सहारा भी लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिससे क्रांतिकारी प्रेरित हो रहे हैं। इसी समय जो है आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो है इन्हें रूसी निहिलिस्टों, ठीक, रूसी निहिलिस्ट, और साथ ही साथ इन्हें आयरलैंड से भी प्रेरणा मिल रही थी। रूसी निहिलिस्ट और आयरलैंड से भी प्रेरणा मिल रही थी। अब ये रूसी निहिलिस्ट कौन है? तो आप याद रखिएगा, रूस में जो था उस समय जार का शासन था। जार मतलब रूसी राजा, और रूसी राजा जो था वो अपनी प्रजा पे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उसका शोषण करता था। तो बहुत सारे वहाँ के क्रांतिकारियों ने एक विचारधारा दी, उसको निहिलिज्म बोलते हैं, निहिलिज्म, या उसको शून्यवाद की विचारधारा कहते हैं। इस पे इन्होंने कहा कि हमें सब कुछ खत्म करके एकदम जीरो से शुरू करना है। ठीक है, सब कुछ खत्म कर देंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, और इसके लिए हिंसा अनिवार्य है। जब तक सब कुछ खत्म नहीं किया जाएगा तब तक नए सिरे से निर्माण नहीं होगा, और नए सिरे से निर्माण करने के लिए सब कुछ खत्म सबसे पहले करना पड़ेगा। तो रूसी निहिलिस्ट जो थे वो कहते थे कि हमें सब कुछ खत्म कर देना है, और सब कुछ खत्म होने के बाद एकदम शुरू से शुरू करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। इसलिए इनको निहिलिज्म बोलते थे, सब कुछ निहिल कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद नया जरी से शुरू करेंगे। तो निहिलिस्टों का मानना था कि अगर हम हिंसा के माध्यम से सब कुछ खत्म कर दें और नए सिरे से सब कुछ शुरू करें, तो हो सकता है कि एक नए समाज का निर्माण होगा जिसमें सब समान होंगे। तो भारत के जो क्रांतिकारी थे वह भी जो है इनसे काफ़ी प्रेरित हो रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि अगर हम भी भारत में अंग्रेजों के शासन को समाप्त करके एकदम शुरू से शुरू करें, भारतीयों की सत्ता को एकदम जीरो से शुरू करें, तो हो सकता है कि हमारा शासन और अच्छे तरीके से स्थापित होगा। तो यह भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह के आयरलैंड का आप याद रखेंगे, आयरलैंड पे जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, और आयरलैंड के जो निवासी थे वह अंग्रेजी कब्जे से मुक्त होना चाहते थे। तो वहाँ पे आयरिश प्रकार के, आप कह सकते हैं आयरिश आर्मी, आयरिश आप कह सकते हैं स्वतंत्रता लीग, इंडिपेंडेंस लीग, इस तरीके का आयरिश मूवमेंट चल रहे थे जो अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए तत्पर थे। तो भारतीयों ने सोचा, क्रांतिकारियों ने सोचा, वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते भाई। आयरलैंड जैसा छोटा सा कंट्री जिसके ऊपर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा के रखा है, वो अंग्रेजों के साथ होने के बावजूद भी उनसे अलग होने के लिए संघर्ष कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित होकर भी भारत में क्रांतिकारिता की विचारधारा फैलती गई। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें जो है कुछ और फैक्टर भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप एक फैक्टर और याद रख सकते हैं, और वो है बंगाल विभाजन की भूमिका। ठीक है, उग्रवाद और बंगाल विभाजन की भूमिका, उग्रवाद और
बंगाल विभाजन की भूमिका। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया और कांग्रेस की विचारधारा के तहत जो उग्रवादी, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट नेशनलिज्म का उत्थान हुआ, वो जिस तरीके के राष्ट्रवाद के मॉडल को सामने रखी, उसने जो है भारतीय क्रांतिकारियों में एक जोश भर दिया कि हम अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को मंजूर है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों, ठीक है, चाहे वो अरविंद घोष हों, चाहे बिपिन चंद्र पाल हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, ये सब कभी भी ओपनली अंग्रेजी शासन के खिलाफ हिंसा की बात जरूर नहीं किए हों, लेकिन किसी ना किसी रूप में, ठीक है, भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर, इनडायरेक्टली इन सब नेताओं का किसी ना किसी रूप में क्रांतिकारियों से संबंध जरूर था। और इनके विचार, इनके कार्यक्रम, इनके क्रियाकलाप भारतीय युवा वर्ग और क्रांतिकारियों को प्रेरित कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से येन केन प्रकारेण जो है वो हम भारत से अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है भारत में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली उग्रवादियों से और बंगाल विभाजन के नेताओं से। ठीक है भाई, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये कारक आपको समझ में आए होंगे। अब आपसे कोई अगर ये पूछे कि अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि भाई कारक कौन से हैं, जैसे देखिए मैं आपको बता दूं क्या क्या हम करने वाले थे। हाँ, तात्पर्य मैंने आपको बता दिया कि ये जो है त्वरित परिवर्तन करने के लिए काम कर रहे हैं। चरणों के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके अलग अलग चरण हैं। कारणों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया। कार्यक्रम क्या है कि ये जो है बम और पिस्तौल की राजनीति करते हैं, ये जो है अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं, ये जो है अपने के लिए मतलब खुद को फंड करने के लिए स्वदेशी डकैतियां डाल रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इनके द्वारा विदेशों से भी सहयोग लेकर जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ हैं उनके खिलाफ भी सहयोग लेकर जो है इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की धारा को आगे बढ़ाया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनका प्रसार कैसे देखा गया, इनके अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स क्या हैं। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको पीपीटी में भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए जितनी भी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारी की सारी बातें जो हैं हमने अपने पीपीटी में डाली हैं। वो पीपीटी में आपको दिखाऊंगा, उसको आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और फिर उसके बाद जब हमारा ये हो जाएगा फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आज की क्लास में हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में करेंगे, लेकिन हम इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं जो है इसका उदाहरण बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, ठीक है, और इसके उदाहरण क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, what are the various kind of personalities, what are the various kind of associations associated with the Indian national movement revolutionary phase। ठीक है, स्पेशली द फर्स्ट फेज, पहले चरण से संबंध में किस तरीके के जो है आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखनी है कि हमने इससे पहले जो भी चीज़ पढ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई भारत में राष्ट्रीय चेतना देखने को मिली, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण देखने को मिला। मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिले, भारत में जो है विविध प्रकार के अंग्रेजी कार्यक्रम देखने को मिले। तो जितने भी प्रभाव शुरू में देखने को मिल रहे थे, ज़्यादातर के उदाहरण हम कहाँ पे देखते थे, तो ज़्यादातर के उदाहरण हम देखते थे बंगाल में। यानी जो भी शुरू हो रहा है बंगाल से शुरू हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द बंगाल इटसेल्फ। लेकिन आप याद रखिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन इसका एकमात्र ऐसा अपवाद है, इट इज ओनली द एक्सेप्शन वेयर वी सी दैट द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र फर्स्ट। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से पहले हुई, बंगाल में बाद में हुई। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर। अदरवाइज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और द socio-religious reform movements or the British policy that all were started and getting impacted in the Bengal first, then it spread to the other regions.
But in case of revolutionary movements, you have to remember that revolutionary movement started from the Maharashtra and then it started spreading into the other regions. ठीक है, अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है, याद कर लीजिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से शुरू हुए, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता बंगाल से शुरू हुई, ठीक है, राजनीतिक संगठनों का निर्माण बंगाल से शुरू हुआ, एवरीथिंग इज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। बट आप याद रखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन का पहला उदाहरण कहाँ पे है? बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि इसका प्रसार में उदाहरण सबसे पहले कहाँ पे है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसका उदाहरण हम बंगाल में देखेंगे, फिर उसका उदाहरण जो है हम पंजाब में देखेंगे, फिर इसका उदाहरण जो है हम मद्रास या दक्षिण भारत में देखेंगे, ठीक है। फिर इसका उदाहरण जो है हम देश के अन्य भागों में देखेंगे, ठीक है, और फिर इसका उदाहरण जो है हम विदेश में देखेंगे, ठीक है जी। तो क्रांतिकारी आंदोलन के फर्स्ट फेज के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं? दे आर सीइंग और यू कैन से द एग्जाम्पल्स ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम मद्रास, फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स इन द आप कह सकते हैं फॉरेन सॉइल और इन द फॉरेन एरियाज, ठीक है। हाँ जी, बाल गंगाधर तिलक, सही बात है। अब देखिए इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इट, ठीक है, और इसकी कहानी हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद पीपीटी में इसको रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए इसकी कहानी बहुत सिंपल है कि आपको याद रखना है कि क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रभाव है या क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र में जो सबसे पहले क्रांतिकारी आपको देखने को मिलते हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला जाता है, भारत में क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, ठीक है, उनका नाम मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। बताइए, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? भारत में क्रांतिकारियों के पिता निम्नलिखित में से किनको कहा जाता है? बताइए। हाँ जी, भारत में क्रांतिकारियों का जो पिता है निम्नलिखित में से किनको कहा जाता है, ये आपको बताना है जी, मैसेज करके बताइए, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? जी बताइए, जल्दी बताइए। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? बताइए, जहां सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखने को पाते हैं, जहां सबसे पहले हम उदाहरण देखने को पाते हैं। हाँ जी, जल्दी बताइए जी, बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसका जवाब है? व्हाट इज द आंसर? लाला लाजपत राय। अच्छा, हमने आपसे जब बात करा, आप इस बात को भी तो समझिए ना भाई, मैंने आपसे ये कहा कि द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, ठीक है, तो लाला लाजपत राय वॉज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा तर्क लगाइए, लाला लाजपत राय कैसे हो सकते हैं? ठीक है, लाला लाजपत राय इज फ्रॉम पंजाब ना, पंजाब के थे ना, पंजाब केसरी उनको बोलते थे, तो हाउ ही कुड बी बाल गंगाधर तिलक कह सकते हैं, बट ही इज नॉट द। पहली चीज तो ये कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो क्रांतिकारी नहीं थे, वो उग्रवादी थे, ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ कांग्रेस, और उन्होंने कभी भी खुले तौर पर जो है बम और पिस्तौल की राजनीति का समर्थन नहीं किया, ठीक है। हाँ, उनके लेख जो हैं ऐसे हुआ करते थे, लेकिन सरकार कभी भी उनके ऊपर ये आरोप साबित नहीं कर पाई कि आप क्रांतिकारी हैं, ठीक है। तो क्रांतिकारी की धारा अलग है, उग्रवादी की धारा अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, बिपिन चंद्रपाल, आप समझ ही नहीं रहे इस बात को भाई। बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ये सब उग्रवादी हैं, दे आर नॉट रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज बम और पिस्तौल की राजनीति में यकीन करते थे, रेवोल्यूशनरी जो हैं वे अधिकारियों को मारा करते थे, ठीक है। तो बिपिन चंद्रपाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है, दीज ऑल आर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं, उग्रवादी हैं, ये क्रांतिकारी नहीं हैं, ठीक है। क्रांतिकारी जो थे वो हिंसा की राजनीति करते थे। जो बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्रपाल हैं, इन्होंने कभी भी खुले तौर पर हिंसा का समर्थन नहीं किया, अपितु आलोचना की। हाँ, ये बात जरूर कही गई जाएगी, पीछे पीछे जो है समर्थन करते थे, बट खुले तौर पर कभी भी इन्होंने क्रांतिकारी का समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर अंग्रेजी सरकार इनको चार्ज कर देती, जेल में डाल देती, ठीक है। विनायक दामोदर दास, ये कौन है भाई? विनायक दामोदर दास, और कोई बताइए, और कोई बताइए भाई। हाँ जी, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं,
याद रख लीजिएगा। एक जो क्रांतिकारी आंदोलन हम देखते हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलन हम देखते हैं, उस क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत है, उस क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से देखने को मिलती है। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो सबसे पहली क्रांतिकारी आंदोलन की घटना कहलाती है, उसके जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव, उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, क्या नाम था? वासुदेव बलवंत फड़के। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। वासुदेव बलवंत फड़के को भारत में भारतीय क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1879 में जो महाराष्ट्र के रामोसी लोग हुआ करते थे, रामोसी, ठीक है, रामोसी जनजाति के जो लोग हुआ करते थे, उन रामोसी जनजाति के लोगों को साथ लेकर, रामोसी जनजाति के लोगों को साथ लेकर रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था, या फिर आप कह सकते हैं रामोसी कृषक दल का नेतृत्व किया था। ठीक है, रामोसी विद्रोह या रामोसी कृषक दल का नेतृत्व किया था। तो महाराष्ट्र में सबसे पहली जो क्रांतिकारी घटना देखने को मिलती है, भगत सिंह चंद्रशेखर, अरे मंगल पांडे, अरे भाई आप हिस्ट्री थोड़ा सही से पढ़ेंगे नहीं पढ़े भाई। मंगल पांडे जो थे वो 1857 की क्रांति में थे। ठीक है, और ये जो भगत सिंह चंद्रशेखर हैं ये तो भाई आपके दूसरे फेज के थे, तो इनका नाम कैसे आ सकता है? खैर कोई बात नहीं, इसको याद रखिए। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के वॉज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, जिन्होंने 1879 में रामोसी विद्रोह या रामोसी कृषक दल को साथ लेकर भारत में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, और इसी के चलते इनको जो है भारत में क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं वो आप ध्यान रखेंगे, वो ऑफ कोर्स बाल गंगाधर तिलक हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो प्रत्यक्ष तौर पर, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर क्रांतिकारी नहीं थे, वो कांग्रेस के एक नेता थे, उग्रवादी नेताओं में उनको गिना जाता है। ठीक है, इनके विचार कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, इनकी बातें, इनके लेख कुछ इस तरीके के हुआ करते थे कि इसके चलते क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिलती थी। अदरवाइज आप याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक नेवर कमिटेड अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्ट हिमसेल्फ। ठीक है, खुद से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि का नेतृत्व नहीं किया, वो हमेशा कांग्रेस की सीमाओं के अंदर रह के कार्य करते थे। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि इनका जो न्यूज़पेपर हुआ करता था मराठा और केसरी, मराठा और केसरी, इसमें जो लेख हुआ करते थे उन लेखों के चलते कई बार क्रांतिकारी उससे प्रेरित होकर क्रांतिकारी घटनाओं को कर देते थे। ठीक है, और अपने लेखों के चलते ही इन पर 3 बार जो है केस चला, 3 बार जो है इन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले 1882 में, फिर उसके बाद जो है 1897 में, और फिर 1908 में, और 1908 में तो इन्हें 6 साल जेल में बिताना पड़ा था अपने लेखों के चलते। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक नाम याद रखेंगे। ही वॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया, बट हिज आर्टिकल्स, बट हिज, आप यू कैन से हिज इवेंट्स, हिज फेस्टिवल्स, हिज न्यूज़पेपर इंस्पायर्ड द रेवोल्यूशनरीज टू एक्ट फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, उनके लेखों ने जो है प्रेरित किया कि क्रांतिकारी गतिविधियों को करा जाए। ठीक है, अब इसमें जो आगे डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो 1890 के दशक में देखने को मिलता है। 1890 के दशक में, 1890 के दशक में जो सबसे पहला आप कह सकते हैं जो क्रांतिकारी संगठन का निर्माण हुआ, उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम था व्यायाम मंडल। ठीक है, क्या नाम था? व्यायाम मंडल। ठीक है, नाम से ही समझ सकते हैं कि एक प्रकार का ये जो है अखाड़ा था, एक प्रकार का जिम्नेजियम था, जैसे आज होता है ना जिम, उस टाइप के जो है ये बनाए गए थे, और इसके माध्यम से कोशिश ये की गई थी कि युवाओं में जो है हष्ट पुष्टता, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग और आप कह सकते हैं चपलता का विकास किया जा सके। हालांकि भीतर ही भीतर इसमें जो लोग शामिल होते थे उनको लेकर ऐसा था कि वो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना है, क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन बना है, याद रखिएगा, उसका संगठन का नाम क्या है? व्यायाम मंडल। यह 1896-97 में बना था, 1896-97 में बना था।
और इसी के जो सदस्य हुआ करते थे दो भाई, उनका नाम था चापेकर बंधु, ठीक है, चापेकर्स ब्रदर्स, ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण, दामोदर, दामोदर और बालकृष्ण, ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, दामोदर और बालकृष्ण, दो भाई थे। चापेकर बंधु उन्हें कहते हैं, चापेकर ब्रदर्स उन्हें कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में शुरुआती उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र में शुरुआती उदाहरण हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो वासुदेव बलवंत फड़के के एग्जाम्पल पे, जो रामोसी कृषक दल या फिर रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किए। फिर उसके बाद जो है देखने को मिलता है बाल गंगाधर तिलक के लेखों में, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर जो है क्रांतिकारी नहीं थे। 1890 के दशक में क्रांतिकारी संगठनों का उभार हुआ, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है व्यायाम मंडल। इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन मेंट फॉर द बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, बट ठीक है, बट इनडायरेक्टली इट वाज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में पहला प्रारंभिक प्रकार का रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसी से जुड़े हुए दो भाई थे, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर और बालकृष्ण। ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण, हालांकि तीन भाई थे बट दो का नाम ज़्यादा याद रखना है, दामोदर और बालकृष्ण। इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने 1897 में 1897 में जो उस समय का प्लेग कमिश्नर था, ठीक है, रैंड उसका नाम था, प्लेग कमिश्नर रैंड, इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। और इसके साथ एक और आदमी माना गया था, उसका नाम था आयस्ट। रैंड और आयस्ट की इन्होंने हत्या कर दी थी, बिकॉज उस समय महाराष्ट्र में जो है, ठीक है, प्लेग फैला हुआ था। और ये दोनों जो हुआ करते थे, स्पेशली जो रैंड हुआ करता था, ये तो खैर इसके साथ में था, ठीक, रैंड जो था वह जो है लोगों के घरों में घुस के क्या किया करता था? बदतमीजी किया करता था, महिलाओं के साथ बदसलूकी किया करता था। तो इसी घटना से जो है गुस्सा खाकर, या इसी घटना से जो है आप कह सकते हैं रोष में आकर, चापेकर ब्रदर्स ने जो रैंड था उसकी गोली मार के हत्या कर दी। ये भी इसके साथ था तो बेचारा ये भी मर गया। ठीक है, तो रैंड और आयस्ट दोनों को जो है इन्होंने मार दिया। और बाद में रोलेट अधिनियम का नाम सुना होगा आपने, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट ने जो है इसको पहली क्रांतिकारी घटना के रूप में कहा है। तो रैंड की हत्या is considered as the first revolutionary incident in India। ठीक है, अंग्रेजों के हिसाब से। ठीक, तो चापेकर बंधु का आप नाम याद रखेंगे। फिर उसके बाद इसमें कुछ और पर्सनालिटी का नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें इसके बाद महाराष्ट्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा। उनका नाम है आपका विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीडी सावरकर कहा जाता है, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर जो हैं, इनके बाद एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता के रूप में देखे गए, जिन्होंने 1899 में, 1899 में मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया, मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया नासिक में। ठीक है, बाद में जो है ये चेंज हो गया नाम इसका 1904 में अभिनव भारत, 1904 में अभिनव भारत। ठीक, बाद में विनायक दामोदर सावरकर जो है वो इंग्लैंड चले जाते हैं, और इंग्लैंड में ही उन्होंने 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, वहीं पे जो है आप याद रखिएगा। आप अभी आगे हम पढ़ेंगे, लंदन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा करके एक पर्सनैलिटी हुआ करते थे, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल बनाया था जिसको इंडिया हाउस कहा जाता था। उसी इंडिया हाउस में रहते थे, और उसी इंडिया हाउस में रहते हुए इन्होंने, हाँ जी, मित्र मेला, उसी इंडिया हाउस में रहते हुए ही उन्होंने जब 1857 की क्रांति के 50 साल पूरे हुए, तो 1907 में इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई थी इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन उसी समय होता क्या है, उसी समय घटना ये घटती है कि 1909 के आसपास, 1909 के आसपास क्या घटना घटी? तो 1909 के आसपास ये घटना घटी कि अभिनव भारत
या आप कह सकते हैं मित्र मेला, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है। ठीक, अभिनव भारत से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने, उसका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे नाम के एक व्यक्ति ने, अनंत लक्ष्मण कन्हारे नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक, नासिक का जिला मजिस्ट्रेट हुआ करता था जैक्सन, नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की जो है गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी। नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जब इस बात की आप कह सकते हैं जांच की गई कि हु इज द पर्सन और हु आर द पर्सन रिलेटेड विद दैट काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं दिस काइंड ऑफ मर्डर और दिस काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तब ये निकाला गया कि इसमें अभिनव भारत, मित्र मेला जैसे संगठनों का हाथ है, और इसके चलते विनायक दामोदर सावरकर को भी इसका दोषी पाया गया। विनायक दामोदर सावरकर को जो है इंग्लैंड से प्रत्यर्पित करवाया गया, उन्हें वहाँ से लाया गया और फिर जो है उन्हें जेल की सज़ा दी गई, बाद में उनको काला पानी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी है। मतलब महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में फिर मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआती जो क्रांतिकारी हैं वासुदेव बलवंत फड़के हैं, जिनको भारतीय क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं। इसमें कहानी शुरू हुई, बाद में बाल गंगाधर तिलक के लेखों से क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। 1890 के दशक में व्यायाम मंडल का गठन हुआ। उनके दो व्यक्ति चापेकर ब्रदर्स, ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण ने जो आपका प्लेग कमिश्नर रैंड था उसकी हत्या कर दी, बाद में उनको पकड़ के फांसी दे दी जाती है। फिर 1899 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। वही आगे चलकर अभिनव भारत में बदल जाता है। जो आपके सावरकर हैं वो बाद में इंग्लैंड जाते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसी से संबंधित एक व्यक्ति अनंत लक्ष्मण कन्हारे जो हैं वो जैक्सन की जो जिला मजिस्ट्रेट था उसकी हत्या कर देता है, जिसका दोषी विनायक दामोदर सावरकर को ही माना जाता है। उनको इंग्लैंड से उठा के लाया जाता है और जेल की सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से महाराष्ट्र की कहानी है, आगे फिर दोबारा से आएगी। ठीक है, पहले चरण में इतनी ही घटनाएं आपको याद रखनी है। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताइए कि बंगाल में या कलकत्ता में हम इसका एग्जाम्पल कैसा पाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल इन बंगाल, तो बंगाल में आप याद रखिएगा कि बंगाल में जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप याद रखिएगा उसकी स्थापना 1902 में हुई थी और इसका नाम है अनुशीलन समिति। क्या नाम है? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति भी जो है वह शुरुआत में एक तरीके के अखाड़े के तौर पे या एक तरीके के जिम के तौर पे शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक जो है कॉन्स्पिरेसी या आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी संगठन में बदल गई, अनुशीलन समिति। ठीक है, इसके अलग अलग ब्रांचेस थी, जैसे कि मिदनापुर में जो इसकी स्थापना हुई थी, मिदनापुर में जो इसकी स्थापना हुई थी उसमें आप याद रखेंगे उसमें जो प्रथम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे उनका नाम था ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ठीक, जो कलकत्ता में इसकी स्थापना जब हुई तो इसमें प्रमुख व्यक्ति थे प्रमथ, ठीक है, आप नाम याद रखिएगा, प्रमथ मित्र, प्रमथ मित्र, प्रमथ मित्र, ठीक है, प्रमथ मित्र। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थे उसमें आप याद रखिएगा उसका नाम था बारिंद्र, बारिंद्र घोष या बारिन उन्हें कहते हैं, और भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, बारिन और भूपेन, ठीक है, यही दोनों बाद में जो है 1906 में, बारिन और भूपेन ये दोनों जो हैं 1906 में 1906 में एक पत्रिका निकालेंगे जो बाद में ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, उसका नाम था युगांतर। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम्स कि अनुशीलन समिति और युगांतर आपस में जुड़े हुए थे, बोथ हैव अ कनेक्शन। ठीक है, इसमें अनुशीलन समिति जो है प्रेमनाथ ढींगरा, हाँ बहुत सारे लोग थे, तो अनुशीलन समिति जो है 1902 में स्थापित हुई मिदनापुर में। इसमें संबंधित व्यक्तित्व हैं ज्ञानेंद्र नाथ बसु, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे वो थे, जतेंद्र नाथ बनर्जी, जतेंद्र नाथ बनर्जी और भी बहुत सारे
ठीक, तो जतेंद्र नाथ बनर्जी। इसके अलावा प्रमथ मित्र। कलकत्ता में से संबंधित व्यक्ति हैं बारिंद कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त। बाद में इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाएगी 1906 में, जो युगांतर के नाम से जानी गई, और यही बाद में युगांतर ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, अब याद रखेंगे इन्होंने जो है बारिसाल में 1906 में, बारिसाल में 1906 में इन्होंने अपना एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें इन्होंने भारतीयों से ये आग्रह किया या भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम भारतीयों की संख्या उस समय 30 करोड़ है, हम भारतीयों की संख्या उस समय 30 करोड़ है, और यदि हम 30 करोड़ भारतीय अपने दोनों हाथ उठा लें तो 60 करोड़ हो जाएंगे, और तब अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से इन्होंने बारिसाल सम्मेलन में भारतीयों से ये आग्रह किया या भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपको अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो इसके बाद इन्होंने विविध प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं का नेतृत्व करने का फैसला किया, जिसमें आप याद रख सकते हैं, जिसमें आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने 1907 में 1907 में जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था फूलर। ठीक, इसकी जो है इन्होंने हत्या का प्रयास किया, इसको इन्होंने मारने का प्रयास किया, हालांकि ये सफल नहीं हो पाए। जो सबसे बड़ी जो घटना देखने को मिलती है 1908 में देखने को मिलती है, जिसमें इन्हीं से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे संबंधित दो व्यक्ति थे, जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी और आपका खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और आपका खुदीराम बोस। इनको जो है एक आप याद रख सकते हैं मुजफ्फरपुर जो आपका बिहार में है, मुजफ्फरपुर के जज, मुजफ्फरपुर के जज, ठीक है, डगलस किंगफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या का जो है इन्होंने आप कह सकते हैं इनकी जिम्मेदारी इनको दी गई थी कि आपको इनकी हत्या करनी है। ठीक है, तो ये बंगाल से आए थे और ये मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे आए, बाद में इन्होंने रेकी करी डगलस किंगफोर्ड की कि कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या क्या करता है, और फिर उसके बाद जब ये रात में अपनी बग्घी से जा रहा था तब इन्होंने इनकी बग्घी पे बम फेंक के इसको मारने की कोशिश की, लेकिन किंग्सफोर्ड की किस्मत आप कह सकते हैं वह बच गया, क्योंकि वह जो है थोड़ा लेट हो गया था, उसकी बग्घी थोड़ी पीछे रह गई थी। दो महिलाएं उसमें बैठी हुई थी, वो बेचारी मर गई। इस बात का इन्हें मालूम नहीं था कि किसकी हत्या हुई किसकी हत्या नहीं हुई है। ये दोनों जो हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बम फेंकने के बाद भाग गए। ठीक है, भागने के बाद ये जब सुबह इन्हें इस बात की खबर मिली कि किंग्सफोर्ड जो है मरा नहीं है, तो प्रफुल्ल चाकी तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा हेजिटेट कर गया, वो जो है आप कह सकते हैं थोड़ा सा दबाव में आ गया। बाद में जो है उसका राज खुल गया कि वास्तव में यही एक क्रांतिकारी है जिसने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। बाद में जो है पुलिस जब इसको पकड़ने का प्रयास करती है तो ये भाग जाता है, और भागने के बाद ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, मतलब टॉयलेट था, वॉशरूम था, और वहाँ पे जो है अपने आप को गोली मार के अपनी आत्महत्या कर लेता है। जो आपके ये थे हमारे खुदीराम बोस, ठीक है, ये बंगाल के व्यक्ति थे, बंगाल की पर्सनैलिटी थे, और ये भी जो है डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या में संलग्न थे। इन्होंने जो है उसकी बग्घी पे बम भी मारा था, लेकिन जब इन्हें इस बात की सूचना मिली कि वास्तव में किंग्सफोर्ड नहीं मरा तो इन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ। हालांकि बाद में जब ये ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो एक पुलिस वाले को इनके ऊपर शक हो गया, इन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन ये पकड़े गए। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिएगा कि इनको जब आप कह सकते हैं ना कि इनको जब बुलाया गया और कहा गया कि क्या आप ही ने हत्या की है, तो इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने हत्या नहीं की है। इन्होंने इस बात को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मेरा नाम खुदीराम बोस है, इन्होंने अपना कोई दूसरा नाम बताया। ठीक है, लेकिन पुलिस भी काफ़ी चालाक थी। पुलिस ने क्या किया, तो वास्तव में हुआ क्या था कि ये जो है जब जा रहे थे तो मुजफ्फरपुर में इन्होंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए थे, अपने आप को जो है अंग्रेजी टाइप के कपड़े पहने थे, कोट वोट पहने, बूट वूट पहने और गए। अब समस्या ये थी कि इन्होंने कभी पहले इससे पहले जूते पहने नहीं थे, बूट पहने नहीं थे, तो इन्हें बूट पहनने की आदत नहीं थी, जूते पहनने की आदत नहीं थी। तो इन्होंने किया क्या कि जब हत्या हुई, ठीक, जब इन्होंने बम फेंका तो बम फेंकने के बाद जब भागने की बारी आई
तो इन्हें लगा कि जूता पहन के तो भाग नहीं पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया कि अपने बूट जो है वहीं छोड़ के ये भाग गए। ठीक, बाद में जब इन्हें पकड़ लिया गया तो इनके उन्हीं बूट्स को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया। इनको कहा गया कि भाई खुदीराम आप ऐसा करो, मतलब नाम इन्होंने उस टाइम दूसरा बताया था, इनको कहा कि आप ऐसा करो कि इन जूतों में पैर डाल के देखो। और जैसे ही उन्होंने जो है उन बूट्स में पैर डाला, वैसे ही जो है उसके साथ मैच कर गया, पता चल गया कि यही वो आदमी है जिसके जूते हैं। तो मात्र जूतों के आधार पर ये जो पकड़े गए। ठीक है, बाद में केस चलता है, बाद में साबित करने की कोशिश करते हैं कि आई वॉज नॉट द पर्सन हु बॉम्ब दैट कैरेज, लेकिन साबित नहीं हो पाता है और बाद में जो है इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि खुदीराम बोस जो है वो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। हालांकि 1857 की क्रांति में भी इनसे कम उम्र के लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, लेकिन हाँ कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जरूर खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ही वॉज वन ऑफ द पर्सन हु वॉज हैंग्ड एट अ वेरी अर्ली एज। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनकी सबसे महत्वपूर्ण इवेंट थी। ठीक, अब देखिए अब उसके बाद क्या हुआ। अब उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने तो भाई जो कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया, लेकिन पुलिस यहीं पे सीमित नहीं रही। पुलिस का पूरा इस बात का जो है शक था कि इसके पीछे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस बात की तलाश करनी शुरू करी कि हु आर द पर्सन रिलेटेड विद दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट। और स्पेशली खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये तो बहुत छोटे से बच्चे थे, ठीक है, इनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, तो इनको हथियार किसने दिया, इनको जो है बम किसने दिया और कहाँ से इनके पास बम आया, इस बात की जो है जांच होनी शुरू हुई। और जब इस बात की जांच होनी शुरू हुई तो पुलिस की जो जांच है वो बढ़ते 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 जो है कलकत्ता तक पहुंच गई। और कलकत्ता में मानिक तल्ला, ठीक है, मानिक तल्ला करके एक जगह थी, वहां पे अरविंद घोष का जो घर हुआ करता था, वहां पे जो है इनको बम बनाने की फैक्ट्री मिली, जहां पे जो है बम बनाया जा रहा था। आपको याद रखना है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो दो व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें बारिंद्र घोष ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे। ठीक है, बारिंद्र घोष जो थे वो अरविंद घोष के छोटे भाई थे। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, ये स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त के छोटे भाई थे। ठीक है, तो इन दोनों छोटे भाइयों ने मिलकर जो है युगांतर पत्रिका या युगांतर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और जब बाद में पता चला यही अनुशीलन समिति युगांतर गुट शामिल है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में, तब पूरा का पूरा पुलिस महकमा, पूरी की पूरी अंग्रेजी सरकार लग गई कि चलो इनको निपटाते हैं। और इनके खिलाफ केस चला जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, या फिर इसे कहते हैं मानिक तल्ला कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर षड्यंत्र केस या इसे कहते हैं मानिक तल्ला कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर षड्यंत्र केस या इसे मानिक तल्ला कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। ठीक है, और चूंकि अरविंद घोष का घर हुआ करता था, दोनों भाई साथ ही रहते थे, तो पुलिस ने पूरी कोशिश करी कि हम इस पूरे मामले में अरविंद घोष को भी फंसाएंगे। और इस बात के पूरे चांसेस थे कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिल जाते तो अरविंद घोष वॉज इज टू बी हैंग्ड। ठीक है, उनको मृत्युदंड की सजा होती, अंग्रेज जो है सीधा फांसी पे लटकाता। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, या यूं कहें डायरेक्ट, चूंकि वो इन्वॉल्व नहीं थे और वह जो है जब ये प्लान वगैरह बन रहे थे तब इन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, इनके छोटे भाई ने किया था जो भी कुछ किया हो। तो षड्यंत्र के में जब इनका नाम आ गया तब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है अपना जेल में चले गए। और चित्तरंजन दास जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता बने, CR दास जिनको बोलते हैं, चित्तरंजन दास ने इनके केस की पैरवी की। ठीक है, और चित्तरंजन दास के पैरवी करने के चलते इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि वास्तव में अरविंद घोष इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, इनके घर में कॉन्स्पिरेसी हुई बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द होल इंसिडेंट। ठीक है, तो बाद में जो है ये बच गए। ठीक है, इनके खिलाफ चार्जेस साबित नहीं हो पाए। इसका एक कारण ये भी था कि यह क्या था क्रांतिकारी संगठन के लोगों ने, कि उन्होंने ये किया था कि जो भी इस केस से जुड़े हुए लोग थे सबको एक एक करके उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि एक नरेन गोसाई करके एक अप्रूवर हुआ करता था, सरकारी गवाह वो बन गया था, तो उसकी हत्या करवा दी गई। ठीक, इसी तरीके से इस केस से जुड़ा हुआ जो सरकारी वकील था उसकी हत्या करवा दी गई।
इस केस से जुड़ा हुआ जो पुलिस अधीक्षक था शमशुल आलम, उसकी हत्या करवा दी गई। तो इससे जुड़े जितने भी सरकारी गवाह हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उन सबको जो है मरवा दिया गया, जिससे हुआ ये कि बहुत सारे क्रांतिकारी जो हैं वो फांसी पे चढ़ने से बच गए। और ये सारी घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों में आप याद रखेंगे, जिनका नाम आता है उनका नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इनको बाघा जतिन भी कहते हैं, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, या इनको बाघा जतिन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन व्यक्ति थे? तो ये बंगाल की एक पर्सनैलिटी थे। जब युगांतर ग्रुप से संबंधित नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तब युगांतर ग्रुप की जिम्मेदारी जो है बाघा जतिन पे आ गई, और इन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए उन सभी लोगों को एक एक करके मरवाना शुरू कर दिया जो इस केस में इंपॉर्टेंट गवाह साबित हो सकते थे। तो सबसे पहले इन्होंने नरेन गोसाई नाम के आदमी को मरवाया, जो था अप्रूवर बन गया था, सरकारी गवाह बन गया था, और वो अरविंद घोष के खिलाफ जो है आप कह सकते हैं गवाही दे सकता था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक दूसरे पर्सनैलिटी जो है, मान लीजिए जो उस गवाह के, जो उस पूरे केस के सरकारी वकील थे, उसकी हत्या करवाई। इस पूरे केस को, अलीपुर षड्यंत्र केस को जिसने पूरा हैच किया था, मतलब जिसने बनाया था, शमशुल आलम, उसकी हत्या करवा दी गई। और इसी के चलते बाद में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी पर केस भी चला कि आपने जो है सबको मरवाया, उसे हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर आरोप साबित नहीं हो पाए। ठीक है, आगे भी आप याद रखिएगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बाघा जतिन ने, जो नाम अभी आपको थोड़ी देर पहले आपने बताया था, रास बिहारी घोष के साथ मिलके, रास बिहारी बोस के साथ मिलके जो है इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची, उसे इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी या जिमरमैन प्लान कहते हैं। इसमें कोशिश की गई थी कि हम जर्मन से हथियार लेकर या विदेश से हथियार लेकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। हालांकि ये प्लान लीक हो जाता है बाद में, जब ये कंसाइनमेंट हथियारों के आने का इंतजार कर रहे थे, तब जो है इनको बालासोर में चारों तरफ से घेर लिया जाता है और पुलिस की कार्रवाई में इनकी बलिदान हो जाता है, शहादत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेचारे बाद में जो है शहीद हो जाते हैं। लेकिन बंगाल के जो आप कह सकते हैं बंगाल के जो क्रांतिकारी हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो याद रखिएगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका अनुशीलन समिति, और इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट गुट है वो है आपका युगांतर या युगांतर गुट। सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के जज डगलस किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास। इसके विरोध में या इसके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी चली उसको अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं, जिसमें अरविंद घोष को भी एक आरोपी बनाया गया था। हालांकि अपनी किस्मत के चलते आप कह सकते हैं कि चितरंजन दास के द्वारा बेहतर तरीके से, आपको याद रखना है, अच्छी तरीके से केस प्रेजेंट किए जाने के चलते बाद में जो है उनको बरी कर दिया जाता है। हालांकि बाद में कहा जाता है कि अरविंद घोष ने इस बात की घोषणा की कि मुझे जेल में ही जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि अब ये सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, अब संन्यास ले लो। तो बाद में महर्षि अरविंदो जो हैं अपना राजनीति छोड़ के अपना औरोविले चले जाते हैं, अपना जो है पौंडीचेरी चले जाते हैं, और वहीं पे बाद में वो साधु संन्यास बन जाते हैं। ठीक है, बाद में अरविंदो घोष जो है राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब देखिए, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, सारी की सारी बातें जो हैं आपके यहाँ पे पीपीटी में दी हुई हैं, एक बार आप देख लीजिए। ठीक, इसको आप पढ़िएगा। ठीक, और बाकी का जो है उसको फिर हम आगे कराएंगे। देखिए कहाँ गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं। हाँ जी, ये रहा। तो देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण, इसमें ये टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं। ये देखिए, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई सारी चीज़ जो है पीपीटी में लिखी हुई है कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि, नरमपंथियों की राजनीति से जो है अब उनको मतभेद हो रहा है। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है राजनीतिक हत्याएं, डकैती, संगठन बनाने का काम किया। ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की आह्वान को किया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये भी 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 बता दिया। हाँ, फिर इसके कारण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कि मोहभंग हो गया था, आर्थिक कारक था, आर्थिक शोषण था, एक अंतर्राष्ट्रीय कारक था। ठीक है, अकाल की भूमिका थी, ये तुरंत परिणाम चाहते थे और हिंसक गतिविधियों पे भी जो है काम करने को तैयार थे। ठीक है, ये सब बात मैं आपको बता चुका हूँ।
ये सब याद कर लेना आपको। ये देखिए कारण दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं कि राष्ट्रवादी नेता असफल हो गए थे क्रांतिकारी नेताओं के नज़र में। इनका जो है मोहभंग हो चुका था, ये तुरंत रिजल्ट चाहते थे, ठीक है, ये चाहते थे कि हमें तुरंत रिजल्ट मिले, हमें जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है, और इनमें अतिशीघ्र प्रकार का परिणाम पाने की आकांक्षा थी। ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका बना, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ जी, टाइम हो गया, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, बस खत्म हो गया। फिर इसके कार्यक्रम, इन्होंने हत्या का प्रयास किया, ठीक, हिंसात्मक गतिविधि करी, ठीक है, इसके चरण मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का बताया, महाराष्ट्र में हुआ वासुदेव बलवंत फड़के, फिर तिलक के बारे में बताया, ठीक है, पूरा तिलक की कहानी लिखी है। चापेकर बंधुओं के बारे में, पूना के प्लेग कमिश्नर व्यायाम मंडल की भूमिका, बाद में इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक। फिर तिलक के बारे में दिया हुआ है, फिर मित्र मेला है, ठीक है, सावरकर ब्रदर्स हैं, फिर अभिनव भारत है, सावरकर की भूमिका है, ठीक है, ये सब आप याद रख सकते हैं। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक। फिर बंगाल के बारे में बताया, अनुशीलन समिति से रिलेटेड पर्सनैलिटी, ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं। फिर अनुशीलन समिति है, इन्होंने फूलर की हत्या, और फिर उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं, इसको पूरा आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। ये फिर हम जो है इसके आगे कर लेंगे कल को, ठीक है। तो हमने आपको क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण में जो जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, उस पीपीटी को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। जो बाकी चीज़ें बाकी हैं वो हम या तो क्लास में, या फिर कल टाइम मिलेगा तो कल हम ऑनलाइन भी लाइव क्लास में करवा देंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कर सकें। अब मेरा आपसे बस ये कहना है कि आपको ऐसी कोई चीज़ है, आपको ऐसी कोई, आप कह सकते हैं क्वेश्चन है, ऐसा कोई कह सकते हैं क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, इसमें से कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई हो, जल्दी बताइए। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई हो, किसी बात को लेकर आपको कन्फ्यूजन है, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ जी, अंजू देवी जी, टाइम हो गया। इंडियन क्लास, श्रेया, भानु, करण, सोहन, अंकित, बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई जो है क्वेरी है? हाँ जी, बताइए। ठीक है, हाँ जी, बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नो सर, अच्छा, सब समझ में आ गया। हेमंत सिंह, ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, आप क्या कीजिएगा, एक बार इस पीपीटी को पढ़ लीजिएगा, आप इस पीपीटी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद इसके आगे का डिस्कशन फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आपका, ठीक है। श्रेया, बाकी स्टूडेंट का भी आपको धन्यवाद। हेमंत, करण, ऑल क्लियर। एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब आगे का डिस्कशन हम आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी केस होगा, और इसके आधार पर हम फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।